सभी को नमस्कार। द साइकोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की 12th क्लास आरंभ करेंगे, जिसमें एसटेट, सीटेट, केवीएस, एनवीएस आदि एग्जामिनेशन से संबंधित क्वेश्चंस कराएंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, परिवर्तन सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना है कि इन सिद्धांतों को अपनाएं कि यह कुछ अधिक बौद्धिक क्रियाओं के लिए तथा कुछ सामाजिक क्रियाओं के लिए आवश्यक हैं। कक्षा के संदर्भ में शिक्षार्थियों के अधिगम की उचित व्यवस्था की जाए। कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और प्रत्येक शिक्षार्थी को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सामाजिक परिपक्वता के बारे में। सामाजिक परिपक्वता से अभिप्राय, व्यक्ति समाज के साथ उचित समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट कर सके, अर्थात विभिन्न पक्षों संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोक्रियात्मक पक्षों का विकास इस प्रकार होगा कि परिस्थिति में संतुलित प्रकार से व्यवहार कर सके, क्योंकि समाज में इसी प्रकार का व्यक्ति आदर्श नागरिक माना जाता है। सामाजिक परिपक्वता मीन्स की जो सोशल मैच्योरिटी, मतलब ये है कि जो आदमी इंसान है, जो इंसान सामाजिक गतिविधियों मीन्स की जो एक्टिविटी होती हैं उसमें परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, यानी कि जो जो गतिविधियां समाज के अंदर होती हैं, जो जो समाज के मूल्य हैं, आदर्श हैं, समाज के नियम हैं, उनकी पालना या उनका अनुकरण व्यक्ति करने लग जाता है या अनुकरण करना सीख जाता है, या यूँ कह सकते हैं कि उनको पूरे तरीके से अपना लेता है। तो उस इंसान के अंदर सामाजिक परिपक्वता आ जाती है, मीन्स की जो सोशल मैच्योरिटी होती है वो आ जाती है। अर्थात अगर सरल भाषा में कहें तो सामाजिक नियमों का परिपूर्ण रूप से अपना करके उस पर चलना ही सामाजिक परिपक्वता कहलाती है। तो ये होती है हमारी सामाजिक परिपक्वता, मीन्स की सोशल मैच्योरिटी। तो परिवर्तन मीन्स की जो चेंजमेंट सामाजिक परिपक्वता की दृष्टि से एक उत्तम शिक्षा योजना है कि कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कक्षा के सभी शिक्षार्थियों को उचित सामाजिक योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपका क्या विचार है? इस व्यवस्था में शिक्षार्थी अधिक अनुशासित रह सकते हैं। इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। दूसरे परीक्षा केंद्रों पर शिक्षार्थी हताश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते और इससे शिक्षार्थियों को नकल की सुविधा हो जाती है कक्षा में। तो यहाँ पे जो स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली मीन्स की जो प्राइवेट जो सेंटर होते हैं जिसमें जो परीक्षाएं होती हैं हमारी, जो हमारे एग्जाम होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में हमारा जो विचार है वो होता है, इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। मीन्स की जो स्टूडेंट होते हैं उनको नई जगह जाकर जो समायोजन जो एडजस्टमेंट करनी होती है उसकी उनको दिक्कत नहीं आती है, उनको वो प्रॉब्लम नहीं हैंडल करनी पड़ती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है। शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, शिक्षार्थियों में अपेक्षित अभिवृत्तियों का विकास, शिक्षार्थी द्वारा अपनी दुर्बलताओं का उचित मूल्यांकन या शिक्षार्थियों में स्वस्थ आदतों का विकास। तो ये प्रजातांत्रिक पर्यावरण मीन्स की जो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट होता है उसकी जो प्रमुख भूमिका है वो है हमारी शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। बुद्धि, मानसिक मंदता, अनुशासन या निर्देशन। तो एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा
वातावरण के साथ मीन्स के एनवायरनमेंट के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन मतलब कि एडजस्टमेंट कर लेता है, वो होता है हमारा बुद्धि, मीन्स की हमारी इंटेलिजेंस, हमारी IQ। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वो अनुक्रिया है जो स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, अस्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, ऐच्छिक स्वरूप वाले उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है या इन सभी द्वारा उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्किनर के बारे में। जो स्किनर थे, स्किनर ने थ्रोन्डाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पर ही काम किया है, मीन्स कि स्किनर ने जो थ्रोन्डाइक का जो वर्क था उसी को और आगे बढ़ाया है। स्किनर जो है किसी भी टीचिंग एग्जाम में अगर हम बात करें साइकोलॉजी में, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट थे, वो थे हमारे स्किनर। और स्किनर को आखिरी बिहेवियरिस्ट भी कहा जा सकता है। और स्किनर की थ्योरी के नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। स्किनर ने थ्रोन्डाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट पे काम करते हुए उसे और आगे बढ़ाया। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या था? यह था कि एक काम को करने के बाद हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि डिसाइड होता है कि वो काम हम दोबारा करेंगे या नहीं करेंगे। और ऑपरेंट कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग इसी से जुड़ी हुई है, जिसे हम अगर हिंदी में कहें तो सक्रिय अनुबंधन या क्रिया प्रसूत अनुबंधन, कि कोई एक्टिवली कौन सा काम कब करेगा। और इनकी थ्योरी दो चीज़ों पर बेस्ड थी, पुनर्बलन और पनिशमेंट। पुनर्बलन मतलब कि जो रेनफोर्समेंट। तो ये है हमारे स्किनर। तो स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वो अनुक्रिया है जो स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि छात्र शिक्षक को ठीक प्रकार से समझ सकते हैं, शिक्षक की प्रतिष्ठा बनी रहती है, छात्र शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है और शिक्षक के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। मानसिक स्वास्थ्य मतलब कि हमारी मेंटल हेल्थ। मानसिक स्वास्थ्य वह योग्यता है जिसमें व्यक्ति जीवन की कठिन परिस्थितियों में अपना सामंजस्य बनाए रखने में सक्षम होता है और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में पर्याप्त मात्रा में आत्मविश्वास पाया जाता है। वह धैर्यवान होता है और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपनी क्षमताओं, गुणों व कमियों की जानकारी रखता है तथा उनका सही से मूल्यांकन करने में सक्षम होता है और अपनी इन्हीं क्षमताओं, गुणों को ध्यान में रखकर अपने जीवन की जो लक्ष्य होते हैं और उपलब्धियां जो होती हैं उनको प्राप्त कर लेता है। और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का व्यक्तिगत व सामाजिक समायोजन श्रेष्ठ होता है और वह विभिन्न परिस्थितियों में स्वयं को बहुत जल्दी और आसानी से ढाल लेता है और वह खुद को हमेशा प्रसन्नचित्त व खुशहाल बनाए रखता है। ये होता हमारा मानसिक स्वास्थ्य। तो शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन करना आवश्यक है क्योंकि छात्र शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, छात्र शैक्षिक विकास पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। मीन्स की जो टीचर की जो मेंटल हेल्थ होती है उसका स्टूडेंट के जो उनकी जो शिक्षा होती है, उनके डेवलपमेंट, उनके विकास पर उसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है। यह कथन है ट्रो का, स्किनर का, हिली का, वुडवर्थ का। तो प्रतिभावान लड़की घर में बैठना कम पसंद करती है तथा अधिक क्रियाशील तथा झगड़ालू होती है। तो ये कथन है हमारे ट्रो का। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ट्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
निम्नलिखित में से किसने कहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था से गुजरता है? हरलोग, जेम्स ट्रेवर, मोनेरो, इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला है? मीन्स कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो चेंजमेंटल है, और जिसमें बालक जो बच्चा होता है वो भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था से गुजरता है। वो कहाँ है? हमारे मोनेरो ने। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, मोनेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है बाधित और अक्षम बालकों के शिक्षण हेतु, सामान्य बुद्धि लब्धि के बालकों के शिक्षण हेतु, अधिगम असमर्थ बालकों के शिक्षण हेतु, इन सभी के शिक्षण हेतु। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समावेशी शिक्षा के बारे में। समावेशी शिक्षा मीन्स की जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन होती है वो होती है हमारी समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा एक शिक्षण प्रणाली है, मीन्स कि एक सिस्टम है कि किस तरह से हमारी एजुकेशन होनी चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग एक सामान्य छात्र और विशेष बालक जैसे कि विकलांग या मंदबुद्धि बालक हो, सभी को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे एक बच्चा है जो कि बिल्कुल फिट है और एक विकलांग बच्चा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस बच्चे की अलग स्कूल में पढ़ाया जाए, अलग टीचर दे उन्हें, और जो सामान्य मतलब कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उन्हें अलग पढ़ाया जाए, उन्हें अलग तरह की शिक्षा दी जाए। तो ये होती है हमारी समावेशी शिक्षा, मीन्स की इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समावेशी शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है, वो किया जाता है इन सभी के शिक्षण हेतु, मीन्स की बाधित और अक्षम बालकों के शिक्षण हेतु, सामान्य बुद्धि लब्धि के बालकों के शिक्षण हेतु, और अधिगम असमर्थ बालकों के शिक्षण हेतु। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, इन सभी के शिक्षण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब शिक्षार्थी अपने विशेष प्रशिक्षण एवं बुद्धि के फलस्वरूप किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है, तब उसके इस दावे की जांच की जाती है उपलब्धि परीक्षण द्वारा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों द्वारा, निबंधात्मक प्रश्नों द्वारा, खुली किताब परीक्षा द्वारा। तो जब एक शिक्षार्थी अपने विशेष प्रशिक्षण मीन्स की जो ट्रेनिंग होती है और बुद्धि के फलस्वरूप विशेष क्षेत्र में ज्ञान अर्जित करने का दावा करता है, तब उसके इस दावे की जांच की जाती है, वो की जाती है उपलब्धि परीक्षण द्वारा। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, उपलब्धि परीक्षण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खेल का एक लाभ यह भी है कि वे बालक को विद्यालय के खाली घंटे में अनुशासित रखते हैं, बालकों को घर से बाहर रखते हैं, अवकाश काल के उत्तम उपयोग को प्रोन्नत करते हैं और विद्यालय का नाम रोशन करते हैं। तो खेल का एक लाभ यह भी है कि जो हमारे गेम होते हैं उनका एक बेनिफिट ये भी है कि वो अवकाश काल के उत्तम उपयोग को प्रोन्नत करते हैं, मीन्स की जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो अवकाश काल होता है, उनकी छुट्टियां होती हैं, उसका सही ढंग से उत्तम उपयोग उनका यूज होता है उन छुट्टियों का। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, अवकाश काल के उत्तम उपयोग को प्रोन्नत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पढ़ने की अक्षमता कहलाती है डिस्लेक्सिया, अग्रेफिया, डिस्फेजिया, अफेजिया। तो पढ़ने की अक्षमता मीन्स की जो रीडिंग डिसेबिलिटी होती है वो कहलाती है हमारी डिस्लेक्सिया। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, डिस्लेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बुद्धि का प्रकार नहीं है मानसिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुद्धि के बारे में। बुद्धि मीन्स की इंटेलिजेंस, IQ। बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के उस संपूर्ण वर्ग से है जो सूझ के साथ समस्या समाधान करने, नई परिस्थितियों में अनुकूलन करने मीन्स की ढालने, चिंतन करने तथा अपने अनुभव से लाभ उठाने की इंसान की जो क्षमता होती है
वो होती है हमारी बुद्धि, मीन्स की हमारी इंटेलिजेंस, हमारी IQ। बुद्धि एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट करने का प्रोसेस होता है और बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार मीन्स की बिहेव करने वाला व्यक्ति ही बुद्धिमान माना जाता है, कहा जाता है। और बुद्धि इंसान की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सॉल्यूशन करने में हेल्प करती है। अब हम बात कर लेते हैं मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो हमारी जो मूर्त बुद्धि होती है, मूर्त बुद्धि मतलब कि कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस। मूर्त बुद्धि इस प्रकार की बुद्धि को स्थूल बुद्धि भी कहते हैं और मूर्त बुद्धि से अभिप्राय विभिन्न मूर्त वस्तुओं को समझने तथा उनका विविध प्रयोग करने की योग्यता से है। और इस टाइप की बुद्धि इंजीनियर जो होते हैं हमारे, फोरमैन, दस्तकारों और व्यापारियों में जो बुद्धि होती है वो मूर्त बुद्धि टाइप की बुद्धि होती है। अब बात कर लेते हैं अमूर्त बुद्धि के बारे में। अमूर्त बुद्धि मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अमूर्त बुद्धि मीन्स जिसमें उच्च स्तर का चिंतन तथा शाब्दिक व गणितीय संकेतों को समझना, उच्च निर्वचन करना, तर्कपूर्ण चिंतन करना तथा निष्कर्ष प्राप्त करना शामिल होता है। और इस टाइप की बुद्धि जो फिलोसफर होते हैं हमारे, जो साइंटिस्ट होते हैं और जो हमारे राइटर्स होते हैं और आर्टिस्ट होते हैं, जो उनमें पाई जाती है, वो पाई जाती है अमूर्त बुद्धि मीन्स की एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। और अब बात कर लेते हैं सामाजिक बुद्धि के बारे में। सामाजिक बुद्धि मतलब कि सोशल इंटेलिजेंस मीन्स कि दूसरे व्यक्तियों को समझने तथा उनके साथ व्यवहार बिहेव करने की जो योग्यता होती है वो होती है सामाजिक बुद्धि। और इस प्रकार की बुद्धि से युक्त व्यक्ति शीघ्रता व सुगमता से मीन्स की जो बहुत जल्दी व आसानी से दूसरों के साथ एडजस्टमेंट कर लेता है। और इस टाइप के व्यक्ति प्राय सफल सेल्समैन और जो नेता होते हैं हमारे और जो सामाजिक कार्यकर्ता मीन्स की जो सोशल वर्कर होते हैं और अभिकर्ता मीन्स की जो एजेंट होते हैं उनके अंदर पाई जाती है सामाजिक बुद्धि मीन्स की सोशल इंटेलिजेंस। तो बुद्धि का प्रकार नहीं है, वो नहीं है हमारा मानसिक बुद्धि। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, मानसिक बुद्धि मीन्स की जो ये मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि हैं, ये हैं हमारी बुद्धि इंटेलिजेंस के टाइप। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, मानसिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से अधिगम के संबंध में सही है। अधिगम सार्वभौमिक है एवं जीवन भर चलता है। अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों है। और अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय होता है, या ये सभी। अधिगम आप सभी जानते हो, अधिगम मीन्स की जो हमारी सीखना होता है, हमारी जो लर्निंग होती है वो कहलाता है हमारा अधिगम। तो अधिगम के संबंध में जो सही है वो है ये सभी। मीन्स की अधिगम सार्वभौमिक होता है और जीवन भर चलता है, लाइफ टाइम हम सीखते ही रहते हैं। तो और अधिगम विकास एवं परिवर्तन दोनों होता है, मतलब कि डेवलपमेंट भी होता है, सीखने से हमारा डेवलपमेंट भी होता है, चेंजमेंट भी हमारे अंदर होता है सीखने के जरिए। और अधिगम उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उनका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन गलत है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। और सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। या सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। तो बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। मीन्स कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है उसको सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास मीन्स कि जो उसकी फिजिकल हेल्थ होती है उसका जो डेवलपमेंट होता है एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। तो यह कथन सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चॉम्स्की का विकास सिद्धांत आधारित है संज्ञान पर, भाषा पर, नैतिकता पर, समाज पर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चॉम्स्की के बारे में। तो चॉम्स्की, जो नोएम चॉम्स्की इनका पूरा नाम है, जिन्होंने लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। मीन्स कि नोएम चॉम्स्की जो थे, इन्होंने भाषा सिद्धांत का जो इनको संस्थापक माना जाता है, इन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। और इनका नाम भाषा सिद्धांत में थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिया जाता है। अगर हम भाषा को वाकई में माने तो किस तरीके से हमें सीखनी है, तो हम नॉर्मली यही मानेंगे कि हमारे माता पिता और हमारे समाज के जरिए जो हमें मिलती है वो होती है भाषा। बट जो नोएम चॉम्स्की हैं, इनके अकॉर्डिंग इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है। नोएम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग बच्चे भाषण के लिए सहज क्षमता के साथ पैदा हुए हैं और वे संचार और भाषाई संरचनाओं को सीखने और आत्मसात करने में सक्षम हैं। मानव भाषा हमारे जीन्स द्वारा निर्धारित कार्यक्रम को समझने का उत्पाद है और भाषा का विकास मीन्स की जो डेवलपमेंट होता है वो एक संपत्ति है जो स्वतंत्र रूप से बुद्धि का कार्य करता है। और इनने भाषा विकास के सिद्धांत में जो चीज़ें बताई हैं उनमें से फर्स्ट है प्लास्टिसिटी। इन्होंने कहा है कि हर इंसान के अंदर एक प्लास्टिसिटी होती है। इनके अकॉर्डिंग बचपन एक महत्वपूर्ण अवधि मीन्स की जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है जिस दौरान भाषा सीखना हमारे लिए आसान है। प्लास्टिसिटी भाषाओं के लिए एक स्पंज का काम करती है जो जन्म से पूर्व, यानी कि अभी जन्म हुआ नहीं है तो उससे जन्म से पूर्व से किशोरावस्था तक चलती है। और जिन बच्चों को अपने बचपन और पूर्व किशोरावस्था के दौरान कई भाषाओं को पढ़ाया जाता है, निश्चित रूप से वे इन भाषाओं को सही ढंग से हासिल करने में सक्षम होंगे। यानी कि चॉम्स्की कहते हैं कि जो भी लैंग्वेज हम किशोरावस्था से पहले पढ़ लेते हैं उसको समझने में, उसको अपने आप में एडजस्ट करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि उस समय हम बहुत तेजी से सीख रहे होते हैं। और इन्होंने जो दूसरा सिद्धांत दिया था इसमें जो भाषा विकास, तो उसमें जन्मजात सिद्धांत था। मीन्स की जो कॉग्निटियल थ्योरी थी जो उसके अकॉर्डिंग जो भाषा एक विशेषता होती है जो सभी में जन्मजात होती है और यह सिद्धांत व्यवहारवाद के पूर्णतः विपरीत होता है। और जो चॉम्स्की का मानना है कि एक बच्चा भाषा को एक्सपोजर और नकल से नहीं सीखता, लेकिन भाषा के व्याख्यात्मक संरचनाओं के अपने सहज ज्ञान से संबंधित सीखता है और शब्दों के सीमित सेट के साथ, जिसे लैक्सिकॉन भी कहा जाता है, इसमें शामिल है। और इनके अकॉर्डिंग बच्चे के मस्तिष्क माइंड के अंदर एक जन्मजात डिवाइस होता है और उस डिवाइस को ये एक काल्पनिक मशीन बताते हैं और उस मशीन का नाम है एलईडी मीन्स की लैंग्वेज एजुकेशन डिवाइस, मीन्स की भाषा अधिग्रहण यंत्र। तो ये हमारे चॉम्स्की जिन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था, मीन्स की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी इन्होंने दी थी चॉम्स्की, और नोएम चॉम्स्की इनका पूरा नाम है। तो चॉम्स्की का विकास सिद्धांत आधारित है वो है हमारा भाषा पर, मीन्स की जो हमारी लैंग्वेज है उस पर। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, भाषा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सृजनात्मक बालक वह है जो अव्यवस्था को कतई नहीं स्वीकारता है, भावात्मक प्रवृत्ति का नहीं होता है, हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है और श्रेष्ठ बनने की इच्छा का भाव नहीं रखता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सृजनात्मक बालक के बारे में। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे ये सृजनात्मक। तो सृजनात्मक बालक का अर्थ है जो क्रिएटिव चिल्ड्रंस जो होते हैं, सृजनशील जो बालक होते हैं, उनका अर्थ है वो बच्चे जो परंपरा से हटकर नए विचार व नई वस्तु का निर्माण करते हैं और रचना करते हैं और नए नए कौशलों का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि ऐसे बच्चे जो परिश्रमी, लगनशील, जिज्ञासु, उच्च बौद्धिक क्षमता वाले, महत्वाकांक्षी और जो कि असफलताओं से नहीं घबराते और बार बार असफल होने पर मीन्स की जो फेल हो जाते हैं किसी भी जो उनकी एक्टिविटी होती हैं
उनमें भी एक नए नए प्रयास करते हैं और अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं और स्वयं निर्णय लेते हैं और वस्तुओं विचारों को अपने ढंग से प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। और इसी कारण से ये एक ही विचारधारा यानी कि जो परंपरा सदियों से जो चली आ रही होती है उस पर ज़्यादा टाइम चिपके नहीं रहते। ये होते हैं हमारे सृजनात्मक बालक, क्रिएटिव चिल्ड्रन। तो सृजनात्मक बालक वह है जो हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है। क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिक विभिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया? वाटसन, फ्रांसिस गाल्टन, बिने, पुंट। तो किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिक विभिन्नता मतलब कि जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो होती है हमारी व्यक्तिक विभिन्नता की उत्पत्ति में आनुवंशिकता मीन्स की जो हमारी हेरिडिटी होती है की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया? वो दिया फ्रांसिस गाल्टन ने। तो फ्रांसिस गाल्टन जो हैं इन्होंने जो ये फ्रांसिस गाल्टन है इनकी थ्योरी को गाल्टन थ्योरी कहते हैं। और इनकी जो थ्योरी थी इन्होंने जो थ्योरी दी थी व्यक्ति विभिन्नता और आनुवंशिकता जो हेरिडिटी की जो थ्योरी दी थी इन्होंने उसको ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स भी कहा जाता है। सो मेनली इन्होंने ट्रेट्स के ट्रांसमिशन की बात की थी कि कौन सा पेरेंट्स कितना ट्रांसमिट करता है और इसको टी स्क्वायर थ्योरी भी कहा जाता है। जो इन्होंने ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स की जो थ्योरी दी थी इसको टी स्क्वायर भी कहा जाता है। गाल्टन कहते हैं कि जब एक बच्चा होता है तो उसमें सिर्फ पेरेंट्स के ट्रेट्स नहीं आते बल्कि उनके पूर्वज जो होते हैं उनके भी ट्रेट्स आते हैं बच्चे के अंदर। और बच्चे के अंदर जो गाल्टन थे इनके अकॉर्डिंग 25% ट्रेट्स जो पिता से और जो 25% जो ट्रेट्स होते हैं, ट्रेट्स मतलब कि जो गुणसूत्र होते हैं वो माता से मिलते हैं, यानी कि 50% ट्रेट्स वो अपने पेरेंट्स से प्राप्त करता है और जो बाकी के बच्चे जो 25% वो अपने पेरेंट्स के पेरेंट्स यानी कि जो अपने दादा दादी होते हैं, जो नाना नानी होते हैं उनसे मिलते हैं। और बाकी जो बचे हैं ट्रेट्स वो अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि जो दादा दादी और नाना नानी के जो पेरेंट्स होते हैं उससे उसे मिलते हैं। यानी कि ये प्रोसेस, ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी यूं ही चलता रहता है। और ट्रेट्स मीन्स होता है खासियत, विशेषता, लक्षण, विशिष्टता, विलक्षणता, गुण जो कि हमें पेरेंट्स और पूर्वजों के जरिए हमारे अंदर एक बच्चे के अंदर डेवलप होती हैं, जो चीज़ें उन्हें उनसे मिलती हैं। तो जिस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत विभिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया वो दिया हमारे फ्रांसिस गाल्टन ने। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, फ्रांसिस गाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सृजनात्मक विचार प्रक्रिया के जिस चरण में समस्या समाधान अवचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है वह कहलाता है उस्मायन चरण, अलगाववादी चरण, पूर्वोत्तर चरण, चरण चतुर्थ। तो यहाँ पे दो शब्द आए हैं, सृजनात्मक और अवचेतन स्तर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी के बारे में। तो जो हमारी क्रिएटिविटी होती है, सृजनात्मकता होती है, वह यह योग्यता होती है कि जो व्यक्ति को किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए और नए ढंग से जो चिंतन करने, जो सोचने विचारने में समर्थ बनाती है। और सृजनात्मकता किसी एक व्यक्ति, समूह, जाति तक ही सीमित नहीं होती, यह सार्वभौमिक होती है। मतलब कि हम में से हर एक इंसान के अंदर कुछ न कुछ क्रिएटिविटी होती है और हर इंसान की अपनी क्वालिटी होती है। तो ये हमारी सृजनात्मकता, सृजनात्मक क्रिएटिविटी। और ये दूसरा वर्ड है जो अवचेतन स्तर, मीन्स कि हमारा जो सबकॉन्शियस स्टेज जो हमारी होती है माइंड की, तो हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा अवचेतन स्तर होता है, जो हमारे जो माइंड की जो सबकॉन्शियस स्टेज जो होती है उसके अकॉर्डिंग जब अवचेतन मन, जब हम सो जाते हैं तो उसके बाद भी काम करता है। यानी कि अवचेतन मन जो हमारा होता है वो 24 घंटे काम करता है।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो पहली बार साइकिल चलाना सीख रहा होता है, तो उसे साइकिल को ध्यानपूर्वक नियंत्रित करना पड़ता है और शुरुआत में वह संतुलन नहीं बना पाता और थोड़ा सा डरा हुआ भी होता है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह साइकिल चलाना सीख जाता है तो उसको साइकिल नियंत्रित करने के बारे में सोचने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। तो सबकॉन्शियस माइंड एक ऑटो पायलट की तरह काम करता है और जो अपने आप में एक स्वचालित सिस्टम की तरह काम करता है। जैसे कि स्वचालित सिस्टम होते हैं हमारे, जैसे कि सांस लेना, दिल धड़कना, ये होते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो स्टेज होती है उसके द्वारा किए जाते हैं। ये होता है हमारा अवचेतन स्तर, सबकॉन्शियस स्टेज। तो सृजनात्मक विचार प्रक्रिया के जिस चरण में समस्या समाधान अवचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है वो कहलाता हमारा उस्मायन चरण। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, उस्मायन चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मॉडल चित्रों से उत्तम निर्देशन होते हैं क्योंकि इनसे शिक्षण का काम सरल हो जाता है, इनसे ज्ञान का विस्तार होता है, ये कल्पना शक्ति का विकास करते हैं और उनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिखाई पड़ते हैं। तो मॉडल जो होते हैं वो चित्रों से उत्तम निर्देशन होते हैं क्योंकि उनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिखाई पड़ते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, उनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समाज मनोवैज्ञानिकों ने बाल अपराधी प्रवृत्ति तथा सामाजिक अपराधों को समझने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग किया है, किंतु इन दोनों समस्याओं के नियंत्रण के संदर्भ में इसकी प्रकृति का संबंध है नैतिक एवं धार्मिक धारणाओं से, मनोवैज्ञानिक पहलुओं से, शैक्षणिक वातावरण से, कानून सम्मत निर्णयों से। तो जो समाज के जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बाल अपराधी प्रवृत्ति तथा सामाजिक अपराधों को समझने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग किया है, किंतु लेकिन इन दोनों समस्याओं के नियंत्रण के लिए के संदर्भ में इसकी प्रकृति का संबंध है वो है हमारा मनोवैज्ञानिक पहलुओं से। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक पहलुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना, स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों का सहयोग लेना, शिक्षकों का अभिभावकों के निरंतर संपर्क में रहना, उपरोक्त सभी। तो स्कूल तथा समुदाय मीन्स कि हमारे जो विद्यालय होते हैं और समुदाय मतलब कि जो हमारी कम्युनिटी होती है उनके बीच अच्छे संबंधों के लिए जो आवश्यक है वो है हमारा स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों का सहयोग लेना। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों का सहयोग लेना। मीन्स कि जो विद्यालय होते हैं हमारे उनका एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए, उनमें इम्प्रूवमेंट के लिए समुदाय जो कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी हेल्प लेना। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पेडागोजी का अर्थ है विद्यालय में निर्धारित समय सारणी, विद्यार्थियों को पढ़ाने की कला और विज्ञान, विद्यार्थियों के निष्पादन को जांचने की विधि, कक्षाओं में शिक्षण का पर्यवेक्षण। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेडागोजी के बारे में। पेडागोजी मीन्स कि जो हमारा शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी का अर्थ है शिक्षा शास्त्र। तो वो चीजें जो एक टीचर को जाननी जरूरी होती हैं, एक दो चीजें होती हैं जो टीचर को एक जाननी जरूरी होती हैं। एक होती है हमारी पेडागोजी और दूसरी होती है हमारी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बच्चे के अंदर कि उसका विकास किस तरह से होता है, कैसे होता है, बच्चे के बारे में जानकारी मिलती है। मीन्स कि हाउ ए चाइल्ड डेवलपमेंट, यू कैन गेट दिस नॉलेज इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, बट यू हैव टीच ए चाइल्ड. After knowing the child,
देन यू हैव यूज टू पेडागोजी, यानी कि बच्चे को जानने के लिए आपको साइकोलॉजी को जानना जरूरी है और बच्चे को पढ़ाने के लिए पेडागोजी यानी कि जो हमारा शिक्षा शास्त्र है उसको जानना जरूरी है, उसका प्रयोग हमें आना चाहिए, एक टीचर को आना चाहिए। और बच्चे के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम बनाने के लिए पेडागोजी का यूज करना पड़ता है। पेडागोजी ग्रीक भाषा का शब्द है पेडागोग, उससे बना है। और पेडागोजी के अंदर एक टीचर को टीचिंग के अंदर जो नीतियाँ जो शैलियाँ होती हैं उनका अध्ययन करना होता है। नीतियाँ शैलियाँ मतलब कि जो टीचिंग के जो जितने भी मेथड्स होते हैं, टेक्निक होती है, जो स्टाइल्स होती हैं उनको आप सीखते हैं। और पेडागोजी के अंदर और बच्चों को किस प्रकार सीखना और पढ़ाना है और उन नियमों को बच्चों पर किस टाइप से लागू करना है, ये एक टीचर को अपनी नॉलेज पर इस जो ये सब कुछ जो प्रोसेस होता है वो एक टीचर की अपनी खुद की नॉलेज पर बेस होता है। तो ये होती है हमारी पेडागोजी, मीन्स की जो हमारा शिक्षा शास्त्र। तो पेडागोजी का अर्थ है वो होता है विद्यार्थियों को पढ़ाने की कला और विज्ञान। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को पढ़ाने की कला और विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक भाषा में शब्दों को वाक्यों में ढालने के नियमों को क्या कहते हैं? संरचनात्मक अर्थ विज्ञान, उपसीवन, वाक्य विन्यास, स्वनिम। तो एक भाषा में शब्दों को वाक्यों में ढालने के नियमों को कहा जाता है, उसे कहते हैं वाक्य विन्यास। जो हमारी लैंग्वेज होती है उसको शब्द, उसके जो शब्द होते हैं, उसके जो वर्ड होते हैं, उसको वाक्यों सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें जो ढालने की जो प्रक्रिया होती है, उसके जो नियम होते हैं उनको कहा जाता है वाक्य विन्यास। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, वाक्य विन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार निकटस्थ विकास क्षेत्र ZPD है बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी विकास स्तर का योगफल, बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अंतर, बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का गुणनफल, या बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अनुपात। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाइगोत्स्की के निकटस्थ विकास क्षेत्र मीन्स की जो ZPD उसके बारे में। तो जो वाइगोत्स्की थे इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है और वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में समीपस्थ विकास जो इनका सिद्धांत था उसका वर्णन किया है। और वाइगोत्स्की ने यह बताया कि अगर कोई बालक कोई कार्य कर रहा होता है और वो कार्य स्वयं कर रहा होता और वही कार्य किसी और के सहयोग से उस मीन्स की किसी और की अदर पर्सन की हेल्प से कर रहा होता है, तो उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, जो उस काम के बीच का जो डिफरेंट होता है, उसी को ही समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, मीन्स की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और इसे ही ZPD के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा वाइगोत्स्की का निकटस्थ विकास क्षेत्र मीन्स की जो ZPD। तो वाइगोत्स्की के अनुसार निकटस्थ विकास क्षेत्र ZPD है वो हमारा बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी विकास स्तर का योगफल। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी विकास स्तर का योगफल। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।